हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी कृतिका के दौरान के अंतर्गत हम पाठ 3 साना साना हाथी जोड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। लेखिका है मधु कांकरिया जी। मधु कांकरिया जी ने इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की जो उन्होंने यात्रा की उसका बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। और इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता क्या है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति बहुत सजग है और जितने भी श्रमजीवी लोग हैं उनके प्रति उनके मन में सम्मान है ना। लेखिका ने गंगटोक शहर को देखा और हमारे सामने यात्रा वृत्तांत के द्वारा वहाँ की विशेषताएं बता रही हैं वो, और उन्हीं को हम आज पाठ के प्रश्नोत्तर के रूप में करेंगे। हमारा पहला प्रश्न जो है, लेखिका जी ने पूछा है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी से नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। कि सितारे झिलमिला रहे थे, तो वो गंगटोक में जब लेखिका ने ऐसा देखा तो लेखिका को किस तरह से सम्मोहित हुआ। आंसर हम लिखेंगे, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंगटोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उन पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उनके बाहर भीतर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। मतलब इतनी सुंदरता थी कि उन्हें वो अपना सब कुछ भूल गई थी। एक तरह जादू सा उन पर छा गया था। प्रश्न 2 है हमारा, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है ना। मेहनतकश का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाला और बादशाह का अर्थ होता है मन की मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है और पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ स्थितियाँ बहुत ही कठिन होती हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं हैं और ऐसी कठिनाइयों के बीच में भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। और बखूबी वहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमेशा मस्त रहते हैं। नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अवसरों की ओर संकेत करता है। बताया था मैंने, श्वेत पताकाएं कब फहराई जाती है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है ना, उसकी आत्मा की शांति के लिए। क्या लिखेंगे हम, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर फहराई जाती हैं और जिससे उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर के बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी हुई 108 पताकाएं फहराई जाती हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता है। वे धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और अगर कोई शुभ कार्य होता है तो उसको आरंभ करने से पहले रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, जितेन मार्ग में लेखिका को सिक्किम की प्रकृति जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखी। जितेन नार्गे उस वाहन जीप का गाइड कम था, ड्राइवर ज़्यादा था, जिसके द्वारा लेखिका सिक्किम की यात्रा कर रही थी। जितेन एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण व्यक्ति था। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति तथा वहाँ के जनजीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी है, 149 किलोमीटर। 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां देखने को मिलती है। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ है। पहले यहाँ राजशाही थी, अब वो भारत का एक अंग बन चुका है। सिक्किम के लोग अधिकतर बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानते हैं, है ना, बौद्ध धर्म को मानते हैं वहाँ के लोग। और यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। और अगर कोई घर में शुभ कार्य होता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, है ना। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, इसलिए इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ की स्त्रियां भी कठोर परिश्रम करती हैं। स्त्रियां वहाँ की बहुत नाजुक होते हुए, बहुत खूबसूरत होते हुए कठोर परिश्रम करती हैं। अपनी पीठ पर बंदी होती है डोको, बड़ी टोकरी को डोको कहा जाता है। वो उसमें अपने बच्चे को साथ में रखती हैं। और यहाँ की स्त्रियां चटक रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। उनका परंपरागत जो परिधान है उसे बोकू कहा
जाता है, क्या कहा जाता है, बोकू। और 5 नंबर है, लोग स्टॉक में लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर, अच्छा वो जो था ना धर्म चक्र, उसके लिए पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह एक धर्म चक्र है और इसको धर्मचक्र पूछा तो पता चला कि यह एक धर्म चक्र है, इसको घुमाने पर सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। जितेंद्र की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। मैदानी क्षेत्र में भी लोग गंगा के विषय में ऐसी धारणा मानते हैं। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है, उसके बावजूद भी आस्थाएं, विश्वास और अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा एक जैसी है। जैसे हम लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। अरे पाप हमने किए हैं तो गंगा में स्नान करने से हमारा मैल धुल सकता है। स्नान करने से पाप को धोने के लिए हमें अपने कर्म बदलने होते हैं, हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है, तब हमारे पाप धुलते हैं। प्रश्न नंबर 6, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार व्यक्त करते हुए लिखिए कि वह कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। या फिर इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि साना साना हाथी जोड़ी के आधार पर तार्किक उत्तर दीजिए कि जितेंद्र नार्गे कुशल गाइड था। हाँ, कुशल गाइड था और ड्राइविंग अच्छी करता था, बिल्कुल सेफ ड्राइविंग करता था। जितेंद्र नार्गे कुशल गाइड है। वैसे तो पर्यटक वाहनों में ड्राइवर अलग से होते हैं और गाइड अलग से लगे होते हैं, लेकिन जितेंद्र ड्राइवर कम गाइड है, अतः हम कह सकते हैं कि कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वो ड्राइवर की भूमिका भी अच्छे से निभा सके। एक कुशल ड्राइवर को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व और उनमें जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कि जितेंद्र को पता है कि देवानंद अभिनीत गाइड फिल्म, जो उस समय की अपने समय की बहुत लोकप्रिय फिल्म थी, शूटिंग यहाँ पे स्टॉक में हुई थी, है ना। तो वो सारी बातें वो व्यक्ति बता सकता है। इससे पर्यटकों का मनोरंजन भी होता है और उनको स्थान के बारे में रुचि भी बढ़ जाती है। जितेंद्र यद्यपि नेपाली है, लेकिन उसे सिक्किम के जनजीवन के बारे में, संस्कृति के बारे में और धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान है। वहाँ का जो कठोर जीवन है, उनकी स्थितियों से वो भली भांति परिचित है। यह किसी कुशल गाइड का आवश्यक गुण भी होता है। जितेंद्र का सबसे अच्छा गुण है मानवीय संवेदनाओं की समझ तथा परिष्कृत संवाद शैली। बहुत अच्छे से वो मानवीय संवेदनाओं को बहुत अच्छे से समझता है और ये उसका सबसे बड़ा गुण है। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान नहीं करता, है ना। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान नहीं करता, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में लेखिका से बातचीत करता है। उसकी भाषा बड़ी परिष्कृत और संवाद का ढंग अपनत्व से परिपूर्ण है। वो सिक्किम की सुंदरता की बात नहीं करता, बल्कि वहाँ के लोगों के बारे में बताता है, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है एक गाइड के लिए। उसकी भाषा बहुत परिष्कृत है, संवाद है वो अपनत्व से परिपूर्ण है, जो कि गाइड का आवश्यक गुण भी होता है। प्रश्न 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है वह अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लग जाती हैं, घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं, वादियां चौड़ी होने लग जाती हैं, जिनके बीच में रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आने लगते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, सुषमा में सुंदरता। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच में बल खाती सी निकलती हुई नजर आती है और तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, वहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। इस तरह से बहुत कुछ वहां पर देखने को मिलता है। 8वां प्रश्न है, प्रकृति के इस उक्त और विराट प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति का अनंत
स्वरूप है और विराट स्वरूप है। लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता रहता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुद्ध की माया और छाया की तरह खेल को देखती रह जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती है ना। लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया की तरह देखती रह जाती है। उसे लगता है कि प्रकृति जो उसे अपना परिचय दे रही है और उसे अपनी सयानी, यानी सयानापन होना मतलब बुद्धिमान होना, उसे सयानी बनने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर उसे अनेक अनुभूतियां होती है। उसे लगता है कि जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में, अर्थात परोपकार करने में ही है। कि परोपकार इससे बड़ा क्या होगा कि सब कुछ अपना हम दे देते हैं, है ना। झरने, फूल, फूल भी अपना कुछ नहीं रखता, पेड़ अपना कुछ, पेड़ और नदी, झरना, वो सब एक ही साथ आ जाते हैं, है ना। सारा जीवन परोपकार में लगा देते हैं। झरनों की भांति निरंतर चलायमान रहना और फूलों की भांति अपनी महक लुटाना ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। हमारा प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए थे? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हुई जो सुंदर कोमलांगी थी ना औरत, वो उनको झकझोर गया था कि इतनी सुंदर औरत है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हुई, पत्थर तोड़ने में लगी हुई है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरत का दृश्य झकझोर गया था। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है और उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर तो डोको मतलब बड़ी वाली टोकरी में उनके बच्चे भी बैठे हुए थे। उनकी टोकरी में बच्चे भी बैठे हुए थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियां और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच में भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी रहती है। कि किस तरह से लोग, इतनी सुंदरता, इतनी मतलब सौंदर्यता, उसके अंदर भी भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा, ये सब चीजें जंग जारी रहती हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचयन की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरने वाला जल जो होती है उसका भंडारण करती है। हिम मंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ होते हैं जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे हुए जो गांव होते हैं, नगर होते हैं, उनमें जल संसाधन के रूप में और नहरों के रूप में एक विस्तृत क्षेत्र की सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर के फिर से मिल जाती है। सागर में जल वाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन और वितरण की व्यवस्था कर रखी है। जल चक्र पूरा चलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, देश की सीमा पर बैठे हुए फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देश की सीमा पर बैठे हुए फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फबारी सब कुछ सहन करते हैं। जाड़ों में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में जब तापमान 0 से 20-25 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, -20-25 डिग्री सेल्सियस नीचे, हम लोग 1 डिग्री पर भी, शून्य तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, -20-25 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है तो भी वे सीमा पर डटे रहते हैं। देशवासी चैन की नींद सो सके इसलिए वे रात रात भर जागते रहते हैं। तपते रेगिस्तान में धूल भरे तूफानों के बीच वे भूखे प्यासे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। आवश्यकता पड़े तो वे सीने पर शत्रु की गोली भी खाते हैं। तो देश के रक्षक फौजियों के प्रति हमारा दायित्व अगर वो है सीमा पर तो हमारे लिए होली दिवाली होता है बेटा। फौजी अगर सीमा पर है तो हमारे लिए होली और दिवाली है, नहीं तो अगर वो नहीं है तो हम आम दिन भी हमारे लिए बहुत मतलब डरावना प्रतीत होगा। देश के रक्षक फौजियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सहायता दें, उनके परिवारों को किसी तरह का कष्ट नहीं होने दें, है ना।
और किसी तरह का अभाव नहीं होने दें। उनके बच्चों की शिक्षा जो है वो भली भांति हो सके, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा उत्तरदायित्व है। अगर वो हमारे लिए जान की बाजी लगाने को वहाँ तैयार हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, हमारा जीवन तभी सामान्य हो पाता है। तो हमारा भी उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति उत्तरदायित्व बनता है और हमें उनका सम्मान तो हर हालत में करना ही चाहिए। आप सारे प्रश्न उत्तर कॉपी में करिएगा। थैंक यू।